चलिए, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसकी गहराई में उतरते हैं और शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली से करते हैं। जरूर। दिवाली, जो भारत का शायद सबसे बड़ा सबसे शुभ त्योहार है, वो उस समय मनाया जाता है जब ग्रहों के राजा सूर्य ज्योतिष के हिसाब से अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। तुला राशि में, जिसे सूर्य का नीच स्थान भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये बात ज्योतिष की एक बहुत ही आम धारणा को मतलब सीधे सीधे चुनौती देती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपनी कुंडली में किसी ग्रह को नीच का या कमजोर देखकर एकदम घबरा जाते हैं। ज्योतिष में इसके लिए एक शब्द भी है, अतिभीत। अतिभीत यानी हद से ज्यादा डरा हुआ। उनको लगता है कि बस अब उस ग्रह से जुड़ी चीजों में तो जिंदगी भर परेशानियां ही आएंगी। और यहीं पर कहानी एक बहुत मजेदार मोड़ लेती है। जो जानकारी हमारे पास है वो कुछ और ही कहती है। उसमें यह बताया गया है कि लगभग 94% मामलों में ग्रहों की ये तथाकथित कमजोरी असल में रद्द हो जाती है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कमजोरी का कटना नहीं है, ये तो उस ग्रह का एक शक्तिशाली राजयोग में बदल जाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भंग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बुरा असर खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि उस ग्रह की ऊर्जा एक बहुत ही अनोखे, एक अप्रत्याशित तरीके से बाहर आती है, एक छिपी हुई ताकत की तरह। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी रहस्य को सुलझाने पर होगी कि कैसे ज्योतिष में जिसे कमजोर कहा जाता है वही असल में किसी की सबसे बड़ी ताकत और असाधारण सफलता की वजह बन सकता है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धांत तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? होता है। चलिए कुछ जाने माने लोगों के उदाहरण देखते हैं। जैसे हिलेरी क्लिंटन को ही ले लीजिए, एक बेहद ताकतवर राजनेता, फर्स्ट लेडी, सेनेटर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी। लेकिन उनकी कुंडली में सूर्य, जो सत्ता, अधिकार और राजनीति का ग्रह माना जाता है, वही नीच का है। ये कैसे हो सकता है? जी, एक क्लासिक उदाहरण है। उनकी कुंडली में क्या है कि सूर्य उनके तीसरे घर का स्वामी है। तीसरा घर यानी मेहनत और साहस का घर। हाँ, ज्योतिष में हर कुंडली के 12 हिस्से या घर होते हैं और हर घर जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। तीसरा घर मेहनत, साहस, छोटी यात्राएं, इन सब चीजों का होता है। तो यहाँ सूर्य का नीच का होना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ी ज्यादा सुविधाजनक व्याख्या नहीं लग रही? मतलब वो एक सफल राजनेता हैं तो हम उनकी कुंडली में सफलता ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर वो असफल होती तो क्या इसी नीच सूर्य को उनकी हार का कारण नहीं बताया जाता? बिल्कुल बताया जाता, और इसीलिए ज्योतिष में संदर्भ और बाकी ग्रहों की स्थिति सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ एक ग्रह को देखकर आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ वो नीच भंग वाले नियम लागू हो रहे थे? हाँ। अच्छा, तो ये भंग या रद्द होना होता कैसे है? क्या इसके कोई खास नियम है? बिल्कुल, इसके कई नियम हैं। सबसे आम नियम ये है कि जिस राशि में ग्रह नीच का है, अगर उस राशि का स्वामी, जिसे डिस्पोजिटर कहते हैं, वो कुंडली में मजबूत हो या लग्न से केंद्र में हो, तो ये योग भंग हो जाता है। केंद्र में? हाँ, मतलब पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में। ये कुंडली के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। हाँ। तो ये एक तरह का सहारा बन जाता है जो उस कमजोर ग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा। और हिलेरी क्लिंटन के मामले में सूर्य की दशा के दौरान भी उन्हें काफी सफलता मिली, जो दिखाता है कि भंग हुए योग ने कितनी ताकत से काम किया। ठीक है, राजनीति की बात तो समझ आती है कि शायद सत्ता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और एक नीच ग्रह उस संघर्ष को ताकत दे सकता है। लेकिन ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में क्या वहां भी ऐसा कोई उदाहरण है जहां बुद्धि का कारक ग्रह ही कमजोर हो और फिर भी व्यक्ति को जीनियस माना जाए? आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जी, उनकी कुंडली में बुध ग्रह है, जो बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक है। वो अपनी नीच राशि मीन में था। कमाल है। मतलब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता, सदी के सबसे महान दिमागों में से एक, और उनकी कुंडली में बुद्धि का ग्रह ही कमजोर। ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीच का बुध कम बुद्धि नहीं देता, बल्कि शायद एक अलग तरह की बुद्धि देता है। शायद ऐसी बुद्धि जो सीधे रास्ते पे नहीं चलती। आपने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा है। शायद उनका दिमाग पारंपरिक तर्क संगत तरीके से नहीं सोचता था। अच्छा। उनकी सोच ज्यादा कल्पनाशील थी, इंट्यूटिव थी, विशाल थी, जो मीन राशि के गुण हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई सीधा सपाट गणितीय फॉर्मूला नहीं था। वो स्पेस और टाइम को महसूस करने का
एक बिल्कुल नया तरीका था। तो कह सकते हैं कि बुद्ध के नीच होने ने उन्हें लीक से हटकर सोचने की वो क्षमता दी। हाँ, जो शायद एक मजबूत बुद्ध नहीं दे पाता। ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ राजनीति और विज्ञान तक ही सीमित नहीं होगा, कला और खेल की दुनिया में भी ऐसे उदाहरण होंगे। बिल्कुल है। जैसे सिंपली रेड बैंड के गायक मिक हकनाल का जिक्र आता है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। अब चंद्रमा मन, भावनाओं और जनता से जुड़ाव का प्रतीक है। एक गायक के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जिसका काम ही अपनी भावनाओं को जनता तक पहुंचाना है, उसका चंद्रमा नीच का होना तो बहुत बुरा माना जाना चाहिए। पर नतीजा तो इसका उल्टा हुआ। उन्होंने करोड़ों एल्बम बेचे, वो एक बहुत अमीर और मशहूर इंसान बने। तो यहाँ नीच के चंद्रमा ने कैसे काम किया? शायद इसने उनकी आवाज या उनके संगीत में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी उदासी या एक ऐसी तड़प दी जिससे लोग जुड़ पाए। नीच का ग्रह अक्सर एक तरह की कमी या अधूरापन महसूस कराता है, और कला में अक्सर यही अधूरापन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग उस दर्द से, उस भावना की गहराई से खुद को जोड़ पाते हैं। और खेल, जहाँ शारीरिक ताकत और ऊर्जा ही सब कुछ है, वहाँ भी ऐसा कुछ है? हाँ, और ये उदाहरण शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टॉमी सी स्मिथ। ओके। उनकी कुंडली में मंगल ग्रह, जो ऊर्जा, शक्ति, हिम्मत और खेल का प्रतीक है, वो नीच का था। मंगल ही नीच का? हाँ, और उन्होंने 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में 200 मीटर की दौड़ में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो 20 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बने थे। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। मंगल ही कमजोर हो और इंसान दुनिया का सबसे तेज धावक बन जाए। यहाँ नीच के मंगल ने शायद उन्हें एक ऐसी बेचैन ऊर्जा दी जिसे अगर सही दिशा न मिलती तो वो विनाशकारी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उसे खेल में लगा दिया। बिल्कुल, ये एक तरह की विस्फोटक अनियंत्रित ऊर्जा थी जिसे उन्होंने साधा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये सारे उदाहरण इसी बात को साबित करते हैं कि जिसे हम कमजोरी समझते हैं, वो असल में एक अनोखी और अप्रत्याशित शक्ति का स्रोत हो सकती है। ये उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि कुंडली में नीच का ग्रह होना एक तरह का छिपा हुआ वरदान है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ज्योतिषी इससे डरने की सलाह क्यों देते? यकीनन इस कहानी का एक दूसरा, शायद ज्यादा स्या पहलू भी होगा। बिल्कुल, और इस पहलू को समझना भी उतना ही जरूरी है, वरना तस्वीर अधूरी रह जाएगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही बात है। नीच भंग राजयोग एक संभावना है, हर बार की सच्चाई नहीं। अगर ये योग भंग ना हो या गलत घरों में बन रहा हो तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी भी हो सकते हैं। तो इसका कोई उदाहरण है हमारे पास जहां चीजें बहुत गलत हुई? हाँ, अभिनेता रायन ओनील का मामला देख सकते हैं। उनकी कुंडली में 8वें घर का स्वामी शनि नीच का था और वो 8वें घर में ही बैठा था और उसी को देख भी रहा था। 8वां घर, ये तो ज्योतिष में आयु, मृत्यु और लंबी बीमारियों का घर माना जाता है ना? जी, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का भी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें प्रोस्टेट कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हुई और उनका जीवन समस्याओं से भरा रहा। यहाँ नीच का शनि उन्हें लंबी उम्र तो दे रहा था, जो शनि का एक गुण है, लेकिन वो उम्र बीमारियों और परेशानियों से भरी थी। तो यहाँ नीच भंग नहीं हुआ? नहीं हुआ, बल्कि ग्रह की कमजोरी उसी घर के नकारात्मक फलों को और ज्यादा बढ़ा रही थी। ये दिखाता है कि ग्रह की स्थिति, वो किस घर का स्वामी है, ये सब कितना मायने रखता है। और एक सीरियल किलर मिशेल प्रोफेटा का भी जिक्र है। ये तो बहुत ही भयावह मामला लगता है। हाँ, ये एक बेहद दुखद और डरावना उदाहरण है। उसकी कुंडली में 4थे घर का स्वामी मंगल नीच का था। चौथा घर यानी माँ, घर, परिवार और मन का सुख। बिल्कुल, और उसका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मंगल के नीच होने ने उसे मन का सुख कभी नहीं दिया। वो एक जुआरी था और अपने जुए के कर्जी चुकाने के लिए लोगों की हत्याएं करता था। ये सुनना भी भयावह है जी, कि एक ही ज्योतिषीय सिद्धांत एक व्यक्ति को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिला सकता है और दूसरे को एक सीरियल किलर बना सकता है। ये सच में दिखाता है कि हम किसी एक नियम को पकड़कर नहीं बैठ सकते। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये हमें याद दिलाता है कि ज्योतिष कोई अच्छे बुरे का लेबल लगाने वाली प्रणाली नहीं है। ये एक नक्शा है। हाँ, ऊर्जा के प्रवाह को समझने का एक नक्शा है। वही मंगल की ऊर्जा टॉमी स्मिथ ने ट्रैक पर निकाली और मिशेल प्रोफेटा ने अपराध में,
दिशा कुंडली के बाकी ग्रह और व्यक्ति की अपनी चेतना तय करती है। बिल्कुल, और इसी जटिलता की बात करें तो सिर्फ ग्रहों के नीच होने पर ही बात नहीं हुई है। एक और योग का जिक्र है जो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है, केमद्रुम योग। हाँ, केमद्रुम। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? केमद्रुम योग ज्योतिष के सबसे बदनाम योगों में से एक है। इसे अक्सर अकेलेपन, गरीबी और मानसिक अशांति से जोड़ा जाता है। और ये बनता कैसे? ये तब बनता है जब चंद्रमा के दोनों तरफ के घरों में, यानी दूसरे और 12वें घर में कोई भी ग्रह न हो। चंद्रमा मन का कारक है और जब उसके आसपास कोई ग्रह नहीं होता तो माना जाता है कि मन अकेला और बेसहारा महसूस करता है। लेकिन जैसा हमने नीच ग्रहों के साथ देखा, क्या इसका भी कोई तोड़ है? क्या ये भी रद्द हो सकता है? हाँ, और यहाँ भी ज्योतिष की गहराई दिखती है। ग्रंथों में ही इसके रद्द होने के कई तरीके बताए गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिल क्लिंटन की कुंडली में मिलता है। अच्छा, उनकी कुंडली में ये योग था? जी, उनकी कुंडली में ये योग मौजूद था, लेकिन ये रद्द हो गया। वो कैसे? इसके रद्द होने का नियम है कि अगर चंद्रमा से या लग्न से केंद्र के घरों में कोई ग्रह हो तो ये योग भंग हो जाता है। वही पहला, चौथा, 7वां या 10वां घर? हाँ, बिल क्लिंटन की कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति था और लग्न से भी केंद्र में कई ग्रह थे। बृहस्पति की यह स्थिति चंद्रमा को इतनी मजबूती देती है कि अकेलेपन का असर लगभग खत्म हो जाता है। तो क्या योग के रद्द होने से उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाता है या फिर भी कुछ हल्का फुल्का असर रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और कहा यह जाता है कि बिल क्लिंटन का जीवन तमाम सफलताओं के बावजूद आसान नहीं था। हाँ, विवादों में तो वो घिरे रहे। उन पर महाभियोग चला, कई विवाद हुए। तो कह सकते हैं कि योग का कुछ असर, शायद एक आंतरिक अकेलापन या संघर्ष, फिर भी महसूस किया जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि योग और उसके रद्द होने के नियम दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ न कुछ छाप वो छोड़ ही जाता है। बिल्कुल। ये जटिलता ही ज्योतिष को दिलचस्प बनाती है। एक और चीज जो हमेशा सुनने में आती है वो है वक्र या रेट्रोग्रेड ग्रह। इसका क्या मतलब होता है? वक्र ग्रह का मतलब है कि पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह आकाश में पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। असल में तो पीछे नहीं चलता होगा। नहीं, जाहिर है, ये बस एक दृष्टि भ्रम है जो पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी अपनी गति के कारण पैदा होता है। ज्योतिष में इसकी व्याख्या बहुत गहरी है। कैसे? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान रास्ते में कुछ जरूरी चीज भूल गया हो और उसे लेने के लिए वापस मुड़ता हो। मतलब ये किसी अधूरे काम या किसी आश्चर्य का संकेत है? हाँ, ये एक तरह का आश्चर्य, पुनर्विचार और अप्रत्याशित घटना का संकेत है। वक्र ग्रह की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, लेकिन वो सीधी नहीं होती। वो चीजों को दोहराती है, परखती है और अक्सर नतीजे अचानक से देती है। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है हमारे पास? सबसे बेहतरीन उदाहरण बराक ओबामा की कुंडली का दिया गया है। अच्छा। उनके दो सबसे शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति और शनि दोनों वक्र हैं और लग्न यानी पहले घर में ही बैठे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में कई बार कड़ी मेहनत के बाद दोबारा कोशिश करनी पड़ी और फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता मिली। उनकी 2008 की चुनावी जीत की तरह? हाँ, जिसे बहुत से लोगों ने एक आश्चर्य माना था। वक्र ग्रहों की इस ऊर्जा ने उन्हें बार बार प्रयास करने की शक्ति दी और फिर एक झटके में शीर्ष पर पहुंचा दिया। वो वापस मुड़ने वाली ऊर्जा उनके लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुई। तो इन सब बातों का, इन सारे विश्लेषणों का क्या मतलब निकाला जाए? एक निचोड़ क्या है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक ये है कि ज्योतिष में कमजोर या मजबूत, अच्छा या बुरा जैसे लेबल बहुत ज्यादा सरल हैं और अक्सर गुमराह करते हैं। हाँ, एक तथाकथित कमजोर ग्रह, जैसा हमने दिवाली और सूर्य के उदाहरण से शुरू किया था, असाधारण शक्ति और प्रतिभा का स्रोत हो सकता है। सफलता और महानता अक्सर इन्हीं विरोधाभासों और जटिलताओं से जन्म लेती है। मतलब हमें सतही बातों से आगे बढ़कर गहराई में देखना होगा। किसी एक ग्रह की स्थिति देखकर डरने या बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरी कुंडली के संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह को समझना जरूरी है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि ये ज्योतिष महज भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है। नहीं, ये जीवन की ऊर्जाओं के जटिल ताने बाने को समझने की एक भाषा है। ये किसी एक परिणाम को पत्थर की लकीर की तरह तय नहीं करता, बल्कि जीवन के रास्ते की एक रूपरेखा बताता है, जिसमें संभावनाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों को अवसर में बदलने के रास्ते भी हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले
एक अंतिम विचार जो मुझे बहुत गहरा लगा। वक्र ग्रहों के बारे में एक बात कही गई है हाँ। कि जब कोई ग्रह वक्र होता है तो व्यक्ति को उसके परिणामों का पूरा अनुभव नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बिंदु है। इसका मतलब है कि अगर उस ग्रह की वजह से कुछ बहुत अच्छा होता है तो भी व्यक्ति को अंदर से लगता है कि कुछ कमी रह गई, शायद इससे भी बेहतर हो सकता था। हाँ, उसे उस जीत का 100% एहसास नहीं होता। और अगर कुछ बुरा होता है तो उसे उसकी पूरी चुभन भी महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि चलो जितना सोचा था उतना बुरा भी नहीं हुआ। सही। और यही बात एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या सफल होकर भी उस जीत का पूरा मजा न ले पाना बेहतर है, या असफल होकर भी उस हार का पूरा दर्द महसूस न करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ज्योतिष में नहीं बल्कि दर्शन में छिपा है।